प्रश्न क्या कहता है, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी तथा लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः दिया गया है। फ्लिंट कांच को लिया जा रहा है जिसके बैगनी और लाल रंगों के अपवर्तनांक दिया गया है। तो बैगनी रंग को वायलेट बोलते हैं, तो एन भी बराबर ले सकते हैं। तो एन भी बराबर कितना होगा, 1.632। ठीक है। बैगनी रंग के, जब लाल रंग के लिए क्या होता है, रेड अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको एन आर लिख सकते हैं। कितना जाएगा, 1.6613, 1.632 हो गया आपका वायलेट के लिए, हो गया बैगनी के लिए, जबकि लाल रंग के 1.613 हो जाता है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता ज्ञात करिए, अर्थात W की मान की बात कर रहा है। विक्षेपण क्षमता, तो इसमें लिखेंगे पहले क्या पूछा है, पहले उसको लिखा जाए। प्रिज्म के, लिखेंगे प्रिज्म के, लिख सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ, जो लिखा वही लिख देते हैं, प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता W बराबर क्या हो सकता है, फार्मूला क्या कहता है, विक्षेपण क्षमता बराबर, विक्षेपण क्षमता बराबर जो क्या फार्मूला होता है, W बराबर होता है आपका नीले रंग का अपवर्तनांक माइनस का रेड रंग का अपवर्तनांक माइनस हो जाएगा, ये बटे हो जाएगा पूरे का पीले रंग का अपवर्तनांक -1, ये फार्मूला होता है। आप देख रहे हैं कि एन भी और एन आर का मान है, यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक और लाल रंग का अपवर्तनांक पता है, लेकिन आपको पीले रंग का नहीं पता है। तो इसके लिए आप देखेंगे, देखो जो पीले रंग का अपवर्तनांक होता है उसको कैसे निकाला जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। पहले इसके मान को पहले पुट कर लें, 1.632 आपका एन भी हो जाए, एन आर का मान है 1.632 है, 1.613 है, ये हो जाता है। मुझे क्या चाहिए, एन वाई का मान चाहिए। तो पीले रंग के लिए जो होता है अपवर्तनांक एन वाई बराबर क्या होता है, एन भी प्लस एन आर बाई 2, यानी बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांक को जो औसत आता है वही आपका पीले रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे 1.63, देखिए एन भी प्लस एन आर बटे 2, 1.632 प्लस 1.1613 बटा के 2। अब इसको आप हल कर लेंगे, हल करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 3 2 5 हो जाएगा, और 3 1 4 आपका हो जाता है, 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 6 12 को 2 और 2 1 3, 3 इतना हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 का भाग करेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला पर कितना होगा, 2 1 कम 2, मन बल्कि भाग कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4 हो जाता है। ठीक है, पुनः समझ लें, 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, लगभग हमको लगता है ये तो इसका आंसर जो आ जाना चाहिए 1.62, पुनः 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 हमें 2 छके 12, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, फिर बच जाए 1 2 पंचे 10, इतना आ जा रहा है, काफ़ी लंबा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको उठा करके मान को पुट कर देंगे तो वर्ड विक्षेपण क्षमता W बराबर क्या हो सकता है आपका, वर्ड विक्षेपण क्षमता W बराबर हो जाएगा आपका 1.1632 माइनस आप कर देंगे यहाँ पे, तो इसको पर बल्कि घटा देते हैं, घटा के देख लेते हैं, 3 में से 2 में से 3 यानी 12 में से 3 गया, बच गया 9, यानी लगभग आ जाए 0.019 आ जाएगा। इसको आप क्या कर देंगे, 1.6 है, 1.6225 -1 है, -1 लिख देंगे, 0.019, इसको घटाएंगे 1 में से 0.6225 आ जाता है, ये W के बराबर जाता है। अब इसको क्वेश्चन को वैल्यूएट करेंगे, हल करेंगे। 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव, तो 4 अंक पे दशमलव करने के लिए एक के पीछे 4 जीरो लेकर गुणा कर देंगे, सब हट जाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये आपका 190 हो जाएगा, ये आपका होगा 6225। अब इसी को हल करना है, दशमलव आप जैसे अब इसका भाग करना इसमें है, तो कई बच्चे कैलकुलेशन ही सही नहीं कर पाते हैं, ज़रूरी है कैलकुलेशन गुणा भाग सही से करें। दशमलव लाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1900 हो जाएगा लगभग, फिर नहीं होगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 19,000 हो जाएगा, 18 लगभग 3 बार जाने की उम्मीद है, तो 0.03 हो जाएगा, और भी आगे हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो W बराबर वर्ड विक्षेपण क्षमता, यानी किसके, प्रिज्म के। तो ये वर्ड विक्षेपण नहीं, सॉरी विक्षेपण क्षमता दिया गया है, तो जो भी वर्ड विक्षेपण लिखें सिर्फ वर्ड विक्षेपण क्षमता ही लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ड विक्षेपण क्षमता जो पूछा शब्द वही कर देंगे, वर्ड विक्षेपण ही पूछा है, वर्ड विक्षेपण क्षमता के बराबर, वर्ड विक्षेपण क्षमता लिख लेंगे आप,
क्षमता W बराबर हो जाएगा 0.031 हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जरूर लगाएं जिससे आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और आगे आपको क्वेश्चन आ सके। ठीक है, जिसे मैं घेर दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी बोर्ड में हल करें क्वेश्चन तो आप उसको आंसर जो है उसको घेर दिया करें। फॉर्मूले में कैलकुलेशन कम भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार गुणा भाग दिखाने की जरूरत नहीं, जो मैं दिखा रखा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको सीधे क्या फार्मूला यूज कर लेना है। फार्मूला जैसे आप लिख रहा हो तो जैसे आपने फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला इस तरह से लिखा। फार्मूला लिखने के बाद क्या है कि वैल्यू पुट करिए, पुट कर मैं रफली हल करके आंसर सीधे रखिए। जहां आंसर लिखिए वहां पे आप घेर दीजिए, जिससे पता चल सके सामने वाले एग्जामिनर को कि आपको कौन सा चेक करना है, कौन सा आंसर इसका है, क्योंकि वो बीच का कैलकुलेशन ध्यान नहीं देते, वो इतना फुर्सत नहीं है कि देख सके। ठीक है, आसानी से आपको नंबर दे पाए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचरण कोण कितना दिया? 29 दिया। कितना लिखा है यहाँ पे? 29 लिखा है, यानी 29 लिखा। हम देखेंगे प्रश्न में, ये आपका 29 लिख रहा है, 29, ये 29 लिखा गया। ठीक है, 29 लिखा है, तो अब कैसे इसको करेंगे? पहले तो देखें 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म कोण का, तो ये कौन सा दिया? प्रिज्म कोण दिया गया है, तो पहले आप लिखेंगे प्रिज्म कोण दिया क्या गया है, मैंने कि आप ऐसे कह सकते हैं डाटा क्या है। तो प्रिज्म कोण आपका कितना है? ए बराबर 63 डिग्री है। फिर आगे कहता है विचलन कोण इसका है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे विचलन कोण, विचलन कोण जिससे वेद करते हैं डेल्टा एम, मिनिमम डायलेशन कोण कितना है? 29 डिग्री है। अब पूछ क्या रहा है? आपतन कोण पूछ रहा है, आई को पूछ रहा है, तो यहाँ पहले लिख लेंगे आप आपतन कोण, लिखेंगे आपतन कोण आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तब इसके लिए यूजिंग फॉर्मूला कर लेंगे। ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूले की अगर बात करें तो डेल्टा एम बराबर आपका हो जाएगा विचलन कोण बराबर, विचलन कोण डेल्टा एम बराबर हो सकता है। डेल्टा एम बराबर हो जाता है 2 गुणते आपतन कोण, 2 गुणते आपतन कोण आई माइनस आपका हो जाता है प्रिज्म कोण, माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है? ए से व्यक्त करते हैं। अब जब ए से व्यक्त कर रहे हैं तो इसको इसी फार्मूले पर हम लोग लगाने का प्रयत्न करें। डेल्टा एम का मान कितना है? 29 है। जबकि आगे देखें, जबकि आगे आप देखेंगे तो इसमें आपतन कोण क्या है ज्ञात करना है, तो आप कर देंगे 2 गुणते आई कर देंगे, और यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, माइनस होगा। प्रिज्म कोण कितना दिया है? 63 दिया गया, आप 63 लिखेंगे। आप इधर इसको लाइएगा, 29 प्लस कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री आपका हो जाएगा 2i के बराबर। इसको पक्षांतर कर लें तो 2i बराबर कितना होगा? ये जोड़ लीजिएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 6 2 8 लगभग 92, 92 डिग्री हो जाएगा। तो i बराबर कितना होगा? 92/2 भाग कर देंगे इसको, तो 2 चौको 8, एक हासिल बच जाएगा, तो 2 छके 12, तो कितना हो गया? 46 डिग्री आ जाता है। ये आपका कोण कौन सा आ गया? आपतन कोण हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण है आई के बराबर अगर देखा जाए, आपतन कोण आई बराबर इस तरह से आप लिख सकते हैं, आपतन कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? 46 डिग्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य लोगों को शेयर करें जिससे अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना? 10 डिग्री का है। तो जो लाइन दी गई उसी के अनुसार आप सोचेंगे। तो डेल्टा एम का मान कितना है? 10 डिग्री है, ऐसा कहता है। फिर आगे कहता है प्रिज्म का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात ए को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? ए आपको ज्ञात करना है। प्रिज्म कोण किसके व्यक्त करते हैं? यानी कि ए से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया प्रिज्म कोण आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अगली लाइन क्या कहता है? अगली लाइन कहता है कि इसका अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जो है इसका कितना है?
1.5 है, तो अपूर्णांक n बराबर 1.5 है। अब यूजिंग फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो जो विचलन कोण का फार्मूला होता है, तो आप लिखेंगे विचलन कोण, एक फार्मूला होता है डेल्टा एम। फिजिक्स के अंदर फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितना अधिक पढ़े रहेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या दिया गया आपका है कि डेल्टा एम, पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं, n-1 इंटू ए कर देंगे। डेल्टा एम का मान कितना आपका है 10 है, तो इसके मान को पुट कर देंगे, बस रख देना है, कुछ करना नहीं। फार्मूले को आप देख रहे हैं, डेल्टा एम का मान कितना है 10 है, हम 10 डिग्री लिखेंगे। एन का मान कितना है 1.5 है, आप 1.5 -1 कर दिया इंटू ए, 10 डिग्री है, ये 1.5 में से 1 गया तो कितना 0.5 बच जाएगा इंटू ए। ए चाहिए आपको, तो इसको इधर लाके भाग कर देंगे, 0.5 होगा, ये आप 100 कर देंगे, 5 कर देंगे, 5 दूना के 10 इन 20 हो गया। ये जो प्रिज्म कोण है अगर देखें तो 20 डिग्री आ गया, तो आप ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रिज्म कोण बराबर लिखेंगे प्रिज्म कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, यही आंसर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान दें। यूपी बोर्ड के अंदर, अन्य बोर्डों में भी इसी तरह के प्रश्न आए हैं जो एनसीईआरटी पे आधारित हैं, जरूर लगाएं जिससे अधिकतम लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान ए हो, तो बस लाइन वाइज पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के बारे में सोच लेना है। तो प्रिज्म का अपूर्णांक क्या होगा, अपूर्णांक अर्थात n की बात कर रहा है, लेकिन पहली लाइन में कहता है कि यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण, पहले नाम क्या लिखेंगे आप प्रिज्म कोण, जो पूछ रहा है जो बोल रहा है पहले उसको आप लिख लीजिए, प्रिज्म कोण लिखेंगे। प्रिज्म कोण किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण लिखा है, आप क्या लिखोगे न्यूनतम विचलन कोण लिखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम से व्यक्त किया जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों को ही ए से व्यक्त करते हैं, अर्थात ए से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ए से ही व्यक्त किया जा रहा है दोनों को, ऐसा कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न में कह रहा है तो उसी के अनुरूप हम लोग करने का प्रयत्न करेंगे। अब क्या करते हैं प्रश्न के अंदर के फार्मूले को यूज करेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे प्रिज्म है तो प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, या प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक का सूत्र, या प्रिज्म के लिए सीधे सीधे लिखें, प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का सूत्र। तो अपूर्णांक का सूत्र n बराबर से क्या हो सकता है, n बराबर आपका होता है साइन a प्लस डेल्टा एम, मिनिमम जो विचलन होता है उसको डेल्टा एम बाई कितना हो जाएगा 2, पूरे का बटा कर देंगे यहाँ पे, आप बीच में बल्कि इसको n को लिखिए, आपका हो जाएगा साइन a बाई 2 हो जाता है। अब ये तो फार्मूला आपका हो गया, लेकिन आप ये सोचिए फार्मूले के अंदर देखेंगे आप, ये आपका फार्मूला हो जाता है। फार्मूले में आप देखें तो साइन a बराबर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो a का मान डेल्टा एम के बराबर है, क्योंकि ये लाइन बता रही है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे साइन a और डेल्टा एम की जगह भी क्या रख दिया आपने, a रख दिया, बाई 2 कर देंगे, पूरे का जो बटा आपका है साइन a बाई 2 कर सकते हैं, ये n के बराबर हो गया। अब करना क्या है, साइन a प्लस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या साइन 2a हो जाएगा, पूरे का बटा 2। ठीक है, पूरे का बटा आप 2 लिख सकते हो, आपने पूरे का बटा 2 लिख दिया, फिर आप लिखेंगे साइन a बाई 2। अब साइन a बाई 2 आ गया, तो अब करना क्या आपको है, ठीक है, इसके 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका n के बराबर हो जाएगा साइन a, साइन a हो गया, नीचे आपका साइन a बाई 2 आ चुका है। अब इसका विस्तारीकरण कर दें, तो साइन a का जो विस्तारीकरण होगा वो आपका होगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 हो जाता है, नीचे आपका आ जाएगा साइन a बाई 2। ये तो मान आ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका जो साइन वाला वैल्यूज है, ये जो मान है ये आपस में क्या हो गया, कट गए, तो बच क्या गया आपका, बच जाता है 2 कॉस a बाई 2। तो n बराबर कितना हो गया 2 कॉस a बाई 2, यही क्या होगा प्रिज्म का अपूर्णांक होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 5 डी
यानी कि डायोप्टर तथा -3.75 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता आपकी प्लस में दी गई है, 2.50 दिया गया है, जबकि दूसरे की जो क्षमता है वो माइनस में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो जो प्रश्न में जो डाटा है उसको पहले लिखने का प्रयत्न करेंगे। पहले देखिए 2.5 डी दिया गया है, डायोप्टर दिया गया है, अर्थात ये पहले लेंस की क्षमता दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम लेंस की क्षमता। प्रथम लेंस की जो क्षमता है आप P1 के बराबर लिख सकते हैं 2.50 डायोप्टर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है क्षमता का। इसी प्रकार से द्वितीय लेंस की बात कर रहे हैं, द्वितीय लेंस की क्षमता। द्वितीय लेंस की क्षमता P2 बराबर से कितना लिखेंगे, -3.50 डायोप्टर होगा। ये दिया गया। अब इन दोनों को संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता लिखा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता के P बराबर से हो जाएगा आपका P1 प्लस P2 कर देंगे, प्लस में कर दिया जाएगा P1 प्लस P2, इस तरह से आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 कर देंगे। अब क्या करेंगे आप, P1 का मान कितना है प्रथम लेंस का 2.50 है, प्लीज में प्लस कर देंगे, ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिख दीजिए। ये प्लस का माइनस मुड़ा हो तो माइनस हो जाएगा, 2.50 माइनस 3.75, इसको आप घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 3.75 है, अब 2.50 घटा देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 2 होगा, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 1.25, तो आप लिखेंगे 1.25। किसका मान ज्यादा था, माइनस वाला का, तो माइनस अपने दिया डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता आ गई माइनस में, तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो P है वो आ गया। लेकिन पूछ क्या रहा प्रश्न में आप देखें तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी क्या लेकर आप क्या करेंगे, फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी F बराबर सबको हो जाएगा 100 लेंस की क्षमता P लिख देंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और लेंस की क्षमता कितनी है, माइनस में है, तो -1.25। अब इसी को क्या करेंगे आप, 2 दशमलव नीचे है तो आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 100 गुणा कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे तब मान में कोई परिवर्तन ना हो सके। 100 कर दिया ऊपर, 1.25 कर दिया, 100 इतना कर देंगे, ऊपर आपका जाएगा 4 जीरो जाएंगे। ठीक है, और फिर 4 जीरो के बाद आप लिखेंगे 125। अब इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, आप इसको 5 से कटाइए, अरे 25 से बल्कि कटा दिए, 25 को 100, ऊपर हो गया 2 जीरो बच जाएंगे, 100 हो गया तो आपको 2 जीरो बच रहा है 400, और 25 + 125, फिर कटा देंगे इसको जब कटाएंगे तो देखिए सब माइनस के साथ है, तो यहाँ पे माइनस लिखते जाएंगे, माइनस कटाने पर आपको हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंस की जो फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी ऐसे लिख सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितना आ गया, -80 सेमी। अब माइनस शब्द से स्पष्ट होता है कि लेंस का जो व्यवहार होगा वो अवतल लेंस ऐसा होगा, क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, जो मैं घेर दे रहा हूँ, बल्कि जो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है आपकी, ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।